हाय फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में कंपनीज अच्छी होती है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा होता है, लेकिन डेट एक ऐसी चीज है, कर्जा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी कंपनीज को भी प्रॉब्लम कर आती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जेपी पावर एसोसिएट्स की, जेपी पावर वेंचर्स की, जयप्रकाश पावर की, जो कि एक साउंड बिजनेस मॉडल के बावजूद भी कर्जे की वजह से काफी समय से परेशान रही और आज उसकी प्राइस काफी नीचे आ चुकी है। लेकिन क्या ये कंपनी वापस सही ग्रोथ के पाथ पे चल रही है जैसा कि सुज़लोन एनर्जी ने किया या अभी भी कर रही है, या क्या फ्यूचर में इसमें एक मल्टीबैगर रिटर्न बन सकते हैं? क्योंकि दोस्तों जो अच्छे बिजनेसेस है वो ऑलरेडी ही अच्छी हाई प्राइस पर उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो शेयर प्राइस पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसी कंपनी जो स्ट्रगल कर रही है उनमें आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्या इसमें वो चांसेस हैं, ये देखते हैं इस वीडियो में। जेपी पावर को पूरा एनालाइज करते हैं। इस पे पहले भी वीडियो बनाया, बट आज इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पे लॉन्ग टर्म में क्या ये वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प कर सकती है। इस सारी चीज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में नया कदम उठाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जयप्रकाश जेपी पावर का सागरनॉमिक्स। तो वीडियो में दोस्तों जेपी पावर का एनालिसिस हम लोग करें तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। अभी से वीडियो स्टॉप करके लाइक कर दीजिए इसे, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को लास्ट में, एंड में जब भी, या अभी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सागरनॉमिक्स पे एनालिसिस ऑफ जेपी पावर, जयप्रकाश पावर। स्क्रीन पर आपके इसकी बैकग्राउंड जो है वो आपको नजर आ रही है। मैं एक बार नटशेल में आपको बता देता हूं कि कंपनी करती क्या है और क्या क्या खास बात है, और एक इंटरेस्टिंग चीज भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो 1994 में कंपनी शुरू हुई थी। कोल की माइनिंग, कोयले की खुदाई, सैंड माइनिंग, बजरी नहीं होती है मकान बनाने के लिए, वो सीमेंट की ग्राइंडिंग उसमें, और थर्मल और हाइड्रो पावर के क्षेत्र में ये काम करती है। 6 इसके पावर प्लांट्स हैं। 400 वोट का जो मेगावाट का पावर प्लांट है वो आपका उत्तराखंड में है इसका। 500 वोट का जो मेगावाट का प्लांट है वो सागर एमपी में है। 1320 मेगावाट का जो पावर प्लांट है जो जेपी नाइग्री सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, वो सिंगरौली एमपी में। ठीक है, अब खास बात यह है दोस्तों कि कुल मिलाकर के 2220 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसको ये कंपनी हैंडल करती है। अब कुछ समय पहले इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इनका ना एक पावर प्लांट था, जेपी नाइग्री सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट था, जिसको इन्होंने कुछ समय पहले 250 करोड़ रुपए में बेच दिया है। क्यों? क्योंकि उस पर कुछ समय से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था और इन्होंने उसको बेच के ये पैसा यूज किया है अपने डेट को कम करने के लिए, यानी कि अपना जो कर्जा है उसको रिड्यूस करने के लिए। और दोस्तों कंपनियां जो है अगर कर्जा रिड्यूस करती है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट की जो कॉस्ट जा रही थी ना वो माइनस हो जाती है उसमें से। तो इसलिए एक सही कदम था इसके क्षेत्र में। नेक्स्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जो बता रहा था वो ये है, 2010 में ना इस कंपनी ने क्या किया था कि एफसीसी भी इश्यू किए थे, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं। कंपनी को पैसा जुटाना हो तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो शेयर्स फ्लोट करके इक्विटी के थ्रू अपना पैसा जुटाए, और या फिर वो बॉन्ड्स इश्यू करे और फिर पैसा जुटाए। तो इन्होंने जो यूएसडी 200 मिलियन, $200 मिलियन के बॉन्ड्स इश्यू करे थे जो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होने वाले बॉन्ड्स थे। अब क्या हुआ कि इनकी कर्जे की स्थिति ऐसी थी कि इसकी वजह से इनका बिजनेस अफेक्ट होना शुरू हुआ, पैसा बच नहीं रहा था। तो इन्होंने 2019 में क्या किया, अपने जो लेंडर्स थे उनसे मिलके बातचीत के जरिए ये कहा कि भाई अब जो एफसीसीबीज है ना उनको आप ऐसा करो कि पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लो इक्विटी में, यानी जो बॉन्ड होल्डर्स थे अब वो बन जाएंगे शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी होल्डर्स। तो 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, ये बॉन्ड को कन्वर्ट किया गया किसमें? इक्विटी में। उसका फायदा क्या हुआ? अब आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं आसान बनाने की। फायदा ये हुआ दोस्तों कि इनको जो इंटरेस्ट पे करना था ना बॉन्ड होल्डर्स को, भाई जिन्होंने बॉन्ड खरीदा होगा उनको इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो इन्होंने इंटरेस्ट देने के लिए इनके पास में डेट की वजह से पैसा नहीं था। तो इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसा करो, इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। उससे फायदा ये हुआ कि पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट था ना वो इनका माफ हो गया और इन्हें वो ब्याज देना नहीं पड़ा।
अब आप समझ गए कि डेट को कम करने के लिए कंपनी कितनी सीरियस है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसका जो रेवेन्यू है वो कहां से आता है? बिजनेस ऑपरेशन से 98% आता है और उसमें भी 77% आता है पावर से। तो पावर से अगर आप देखेंगे तो 77% बिजनेस आ रहा है, कोयले से 9% और सैंड माइनिंग से 14%। ठीक है, इसमें एक खास बात क्या है दोस्तों कि डेट के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं इस कंपनी की, कि अभी इसने 2019 में से 2021 के बीच में अपना जो कर्जा था ना, टोटल 11,149 करोड़ रुपए का कर्जा था। 11,149 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर 11,149 करोड़ रुपीस का इस पे जो कर्जा था, डेट था, उसको इन्होंने 2021 में कम करके आधा कर लिया, यानी कि 5,164 करोड़, मतलब करीब करीब 50% कर्जा इन्होंने चुका दिया। तो उससे इनके ऊपर जो बर्डन था ना मैनेजमेंट पे, वो काफी हद तक कम हुआ। करीब करीब वही रास्ता जो सुज़लोन एनर्जी और बाकी कंपनीज ने लिया था, क्योंकि प्रॉफिटेबल होना है तो आपको डेट के चंगुल से निकलना पड़ेगा। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को जल्दी से स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों 19 रुपए की प्राइस है, तो जो सारी दुनिया पेनी स्टॉक कहती रहती है ना, तो 19 रुपए का पेनी स्टॉक है आपके सामने। 13,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 24 हाईएस्ट प्राइस गई है, 27 प्राइस टू अर्निंग है, इंडस्ट्री के लगभग बराबर ही है। और अगर आप ग्राहम नंबर देखें 14 रुपए, तो प्राइस लगभग उसी रेंज में है। तो आप इसको अंडर वैल्यूड मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। अगर सेल्स की ग्रोथ करें तो पिछले 3 साल में सिर्फ 3.4%, जबकि प्रॉफिट पिछले 5 साल में, 5 साल की बात हो रही है, 5 साल में प्रॉफिट 15%, यानी सेल्स से 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। और प्रॉफिट क्यों बढ़ा है? क्योंकि जब कर्जा चुका दिया गया तो जो ब्याज देना पड़ रहा था ना, कर्जे पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसे चलती है जो कैलकुलेशन है वो। ठीक है, 7 का पायोस की स्कोर है, जो इंप्रूव हुआ है पहले से, क्योंकि अब थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। और ये देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाली बिल्डिंग से ना, ये सारा घाटा था। ये कंपनी टोटल प्रॉब्लम में चल रही थी, लेकिन जून 2021 के आसपास से इसके अंदर धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हुआ। कंपनी ने प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का धंधा तो चल ही रहा था ना, लेकिन डेट के चक्कर में ना वो था ना कि सैया खूब कमात है पर महंगाई डायन खाए जात है। तो वो जो महंगाई की जगह इनका इंटरेस्ट डायन थी, तो वो जो भी प्रॉफिट होता था सब वो खा जाती थी। बट अब कुछ समय से इन्होंने प्रॉफिट शो करना शुरू किया है। और यहां आप देखो प्राइस बहुत तेजी से गिरी है अभी रिसेंटली, बहुत ही तेजी से। और इससे इसमें एक वैल्यूएशन गैप तो पैदा हो ही गया है। वैल्यूएशन गैप का मतलब होता है कि आने वाले समय में आपको वो प्राइस वापस उसी लेवल पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर क्वार्टर्स पे, रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। तो 988 करोड़ रुपए की सेल्स थी, अब ये बढ़ करके हो गई है 2190 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो भाई साहब सेल्स में जंप देखो आप, 1350 करोड़ की सेल्स की जगह 2190 करोड़ रुपए की। और अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी 30% के आसपास है, मतलब 26-30% के आसपास, विच इज गुड। मतलब 100 रुपए पे 30 रुपए कमा रहे हैं। और पहले जो कमाते थे वो सारा का सारा चला जाता था डेट में। अभी वो भी आपको मैं दर्शन करवा देता हूं कि कहां जाता था। देखिए यहां ना इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए, तो जो डेट वाली बात थी ना वो यहां दिखेगी आपको, कि पहले कितना देना पड़ता था, 150 करोड़, 137 करोड़। अब ये डेट का खर्चा कितना हो गया, 105 करोड़। यानी इन्होंने डेट को कम कर लिया है, उससे इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो जो पहले मुनाफा 8% हुआ करता था, वो जो है वो पहले जो लॉस नजर आता था इनका 218 करोड़ रुपए का, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 173 करोड़ के प्रॉफिट में। सो कर्जा कम करने से कंपनी को डेफिनेटली फायदा हो रहा है। साथ में अगर आप एनुअल रिजल्ट्स में डालो तो ये करीब करीब सेल्स 6 गुना के आसपास, नहीं करीब 4 गुना के आसपास बढ़ी है पिछले 10 साल में। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले बहुत ज्यादा था, बीच में बहुत कम हुआ, और अब पिछले कुछ समय से इन्होंने इंप्रूव भी किया है उसको। सो कंपनी एक राइट डायरेक्शन में है। साथ में डिविडेंड तो कहां से देंगे, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से देंगे, पर आने वाले दिनों में इसको डिविडेंड देना चाहिए, अगले 2-3 तिमाही में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये सारा हो गया है, अब हम शेयर होल्डर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स की देखो तो 26% जो पैसा है ना, वो मतलब 24% प्रमोटर्स के पास है। FIIs 1% से भी कम था, और अब फॉरेनर्स के पास हो गया है इसका 5%। DIIs के पास 34 था, अब हो गया 20%।
अच्छा, ये इसलिए फ्लक्चुएट करता है क्योंकि देखो पहले एफआईआईज के पास में नहीं था, डीआईएज के पास था। डीआईएज ने मुनाफा कमाया, प्राइस जब तेजी से भागी उन्होंने मुनाफा कमाया, वो निकल गए। धीरे धीरे जो जहां से निकले खरीदा किसने, वो कैच कर लिया एफआईआईज ने, इसलिए एफआईआईज की शेयर होल्डिंग बढ़ती रही इसमें। चलिए दोस्तों, ये बेसिक एनालिसिस इसका यहां तक का तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है इसकी। तो टेक्निकल में आप ये देखिए, ये चार्ट है आपके सामने और यहां आप देख सकते हो कि ये कंसिस्टेंटली पिछले काफी टाइम से जो जुलाई के बाद में मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ था, तब से हाई हाईज बना रहे हैं लगातार और हाई लोज बनते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहां पर एक रीसेंट जो सीपीआर का जो एक क्लोज मूवमेंट था, उसके बाद में एक अच्छा रनअप था, लेकिन उसके बाद में अभी एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये देखिए आप। और फ्लैग पैटर्न दोस्तों कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है, तो आपको नजर रखनी चाहिए इस जगह पे, यानी कि करीब करीब 21 रुपीज पे। 21 रुपीज के ऊपर अगर ये स्टे करता है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो आगे बढ़ जाएगा और ये 25-30 के आसपास की स्टॉक प्राइस आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में देखने को मिल सकती है। यहां से अगर ये इसको तोड़ता है सपोर्ट को, अभी वाले सपोर्ट को 19 रुपीज को, तो फिर आप मान करके चलिए करीब करीब 16 रुपए के आसपास में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। सो ओवरऑल नजर रखिए स्टॉक पे, और 50 की जो आरएसआई है वो बिल्कुल मिडिल में है, इसलिए यहां से इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऊपर जाती है कि नीचे। जैसे भी अगर ये ऊपर जाती है तो अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, नीचे आती है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इस पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखिए दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ऐसे स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो रिस्क ले सकते हैं उनको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है। और मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि दोस्तों ये क्या है, एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपको सिर्फ चीजों को सिखाने के लिए बनाया गया है। आप अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपना डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और हाँ दोस्तों, आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अभी तक नहीं किया है, और सबको शेयर करिए। ये दो ड्यूटीज आपकी है, वीडियो पे बनाना मेरी ड्यूटी और लाइक करना और शेयर करना आपकी ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी निभाओगे, मैं भी पूरी ताकत से निभाऊंगा, तो दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे और हम मिल करके समझदार इन्वेस्टर बनेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने, सबके साथ में शेयर करने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब पे शेयर करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक और एनालिसिस करेंगे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का। तब तक बी प्रॉफिटेबल, बी इंटेलिजेंट एंड बी स्मार्ट इन द स्टॉक मार्केट। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।